this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the lecture series in Indian economics. And as we have done fiscal policy in the last lecture, जिसमें हमने FRBM Act 2003 हमने पढ़ा था, ठीक है. After that now we'll be doing the tax system in India. See, tax system जो है, taxation जिसको आप कहते हो, ये आप अलग से भी इसको separately भी पढ़ सकते हैं. बट देन इट इज़ अगेन इंक्लूडेड इन द फिजिकल पॉलिसी ओनली, ठीक है. जो हमने फिजिकल पॉलिसी जो अभी हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, बेसिकली उसी की कॉन्टिन्यूएशन है टैक्स सिस्टम जो है आप कह सकते हैं, ठीक है. क्योंकि देखिए फिजिकल पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर या अपने इनकम जो है वो डिस्क्लोज करती है, ठीक है जी. अब ये जो इनकम है, यानी जो गवर्नमेंट ने जो इनकम कमाई, ठीक है, जो रिसीट्स गवर्नमेंट ने कमाई, ओके, तो वो किसके थ्रू करेगी, ठीक है. उसका जो मेजर पोर्शन है वो थ्रू टैक्स आता है. टैक्स से जो है मेजर पोर्शन, गवर्नमेंट की इनकम का जो मेजर पोर्शन है वो टैक्स है, ठीक है. तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो टैक्स है, बेसिकली टैक्सेशन जो है, टैक्स सिस्टम जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी. बट देन आप इसको सेपरेटली भी टैक्स सिस्टम जो है वो पढ़ सकते हैं. ओके, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल बी डूइंग टैक्स सिस्टम, ठीक है. तो टैक्स सिस्टम को समझते हैं कि क्या है. ओके, नाउ देखिए टैक्स सिस्टम जो है, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. ये बेसिकली क्या है कि जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, जो भी हम फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट अपनाती है, उसका एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्स कलेक्ट करे, ठीक है. गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, सिटीजन से, लोगों से, और सिर्फ सिटीजन से या सिर्फ लोगों से ही नहीं, जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, बिजनेस कॉरपोरेशन हाउसेस हैं, वहाँ से भी जो है टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट. ओके, तो वो जो है कंप्राइज करता है हमारा टैक्स सिस्टम. ओके, कि गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिविजुअल से और ठीक है, और जो फर्म्स हैं, और जो आप कह सकते हैं जो फर्म्स हैं, ठीक है, जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनसे भी जो है गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है, कुछ कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करती है ना. अब ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है, ये कोई इंडिविजुअल पे करे या फिर कोई और बिजनेस एंटिटी पे करे, उसको ही क्या कहा जाता है, टैक्स कहा जाता है, ठीक है. तो देखिए एक वर्ड जो है मैं काफ़ी बार लेक्चर में यूज़ करूँगी जिसको कहा जाता है लेवाई, ठीक है. तो लेवाई का मतलब बेसिकली क्या होता है, लेवाई का मतलब कुछ नहीं होता. लेवाई का मतलब होता है इम्पोज करना, ठीक है. अगर मैं जैसे मतलब मैं लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ कि टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, तो उसी को हम थोड़ा टेक्निकल या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे कि टैक्स लेवाई करती है गवर्नमेंट, ठीक है. सिंपल सा वर्ड है लेवाई, तो उसको आप याद रखिएगा. लेवाई मीन्स टू इम्पोज. ओके, ऑलराइट. अब देखिए टैक्स को तो हमें समझ में आ गया कि टैक्स किसे कहते हैं. टैक्स क्या है, कोई एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि सिटीजन्स कर रहे हैं या बिजनेस एंटिटीज़ कर रही हैं टू गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रही है लोगों से और किससे, बिजनेस एंटिटीज़ से, ठीक है. ओके, ये तो हमें समझ आ गया. अब टाइप्स क्या हैं टैक्स की, बड़ी सारी टाइप्स हैं टैक्स की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो वो अभी समझते हैं क्या है. और ये सब एक्चुअली आपने सुना है हमारी डे टू डे लाइफ में, हम ये सब चीज़ें सुनते हैं. जैसे इनकम टैक्स है ना, ये वर्ड आप सबने सुना ही हुआ है, आप सबको पता है कि भाई इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स हम पे करते हैं, ठीक है. सो दीज एक्चुअली टर्म्स आर नॉट न्यू टू यू पीपल, बट देन वी नीड टू नो सर्टन टेक्निकलिटीज़ ऑफ दी यू कैन से डेफिनेशंस और ऑफ दी वर्ड्स, ठीक है, जैसे जो कि एग्जाम्स में जिस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट. नाउ सी टैक्सेस जो हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं. नाउ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस बेसिकली, ठीक है. बड़े सारे मतलब नॉमेनक्लेचर जो हैं आई वुड से आपको टैक्सेस के मिलेंगे, तो वो देखते हैं कि क्या हैं, ठीक है. सबसे पहले देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स किसे कहते हैं ना. व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स. देखिए प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है, प्रोग्रेस का मतलब होता है ना, टू इंक्रीज यू वुड से, ठीक है, बढ़ना. अब यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है कि अगर इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो टैक्स परसेंटेज है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द इनकम. ओके, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स विच विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम. ओके, अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है तो आप प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो भी इंक्रीज करेगा. अगर इनकम आपकी कम है तो जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वो कम लगेगा. तो इट गोज लाइक दिस, ठीक है. इसका मतलब है प्रोग्रेसिव टैक्स इज गुड फॉर द पीपल, ठीक है. तो लोगों के लिए ये टैक्स अच्छा है. यानी कि अगर आपकी, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपकी कमाई जो है, अगर आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है तो आपने टैक्स भी ज़्यादा पे करना है.
अगर आपकी इनकम कम है तो आपने टैक्स भी कम करना है, ठीक है, तो आपने टैक्स भी जो है कम पे करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस तरीके का जो टैक्स होता है, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, वो क्या करता है, वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, वो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तभी आप कह सकते हैं कि जो अमीर है या जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा और जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स पे करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम रिसेंटली अगर हम टैक्स स्लैब्स की बात करें तो 2.5 लाख यानी एनुअली अगर आप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं तो उससे कम पे, मतलब 2.5 लाख से अगर आप कम एनुअली कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है, उसके लिए टैक्स एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो 2.5 लाख से ऊपर जब आप ये मैं इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स। अगर आपने 2.5 लाख से ऊपर आपकी जैसे सैलरी है, ठीक है, आपकी इनकम है 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपने 5% टैक्स पे करना है। अगर 5 लाख से 10 लाख आपकी इनकम है तो आपने 20% टैक्स पे करना है। आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल कि जैसे जैसे आप इस स्लैब में क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टैक्स भी आपको ज़्यादा देना है, ठीक है। तो इज़न्ट इट गुड फॉर द पीपल, ऑफ कोर्स इट्स गुड कि अगर कोई इंसान कम सैलरी कमा रहा है, किसी की इनकम कम है तो उसको टैक्स भी कम देना पड़ रहा है ना, तो ये तो अच्छी बात है। और अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है तो ये भी अच्छी बात है, राइट। तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस होगी। सो प्रोग्रेसिव टैक्स, देन ऑफ कोर्स हमारी इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स ही जो है अप्लाई होता है। और जैसे मैंने आपको इनकम टैक्स के भी स्लैब्स बताई कि अगर आपकी 2.5 लाख से कम सपोज आपकी जो है एनुअल इनकम है तो उससे यू आर टैक्स एग्जम्प्टेड, आपने इनकम टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपको टैक्स पे करना होता है। और देयर आर, और जो कॉर्पोरेशन जैसे जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं बड़े बड़े, उनको सर चार्जेस भी लगते हैं, वो क्या है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैंने एग्जांपल लिखी है कि ये डायरेक्ट टैक्स है जैसे कि इनकम टैक्स है, ठीक है ना। व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनकम टैक्स, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप प्रोग्रेसिव टैक्स पे फोकस करिए। नेक्स्ट वी हैव प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो प्रोपोर्शनल टैक्स है ना वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम वो क्या करता है, ये वो कांस्टेंट रहता है, जैसे कि सेल्स टैक्स है, ठीक है। क्या होता है कि ये जो है प्रोपोर्शनल टैक्स जो है ये फिक्स रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। आपकी इनकम जितनी मर्जी हो प्रोपोर्शनल टैक्स विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सपोज आपने, अब आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। सपोज आपने कोई व्हाट वीड से कोई गुड खरीदी, ठीक है। सपोज आपने मैगी खरीदी, ठीक है, मैगी खरीदी 10 रुपये की, ठीक है, मैगी खरीदी 10 रुपये की। अब इस 10 रुपये पे जो है ये फाइनल जो कंज्यूमर 10 रुपये पे करेगा इसमें टैक्स इंक्लूडेड है ना। जो MRP पे जिस पे हम एज कंज्यूमर जिन पे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं MRP पे, इसमें टैक्स जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, ओके। तो 10 रुपये की मैगी आपने खरीदी, ठीक है, इसमें जो है टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये 10 रुपये जब कोई, अगर सपोज कोई जिसकी सैलरी ज़्यादा है अगर वो मैगी खरीदेगा उसको भी 10 रुपये की पड़ेगी। अगर कोई ऐसा इंसान मैगी खरीदेगा जिसकी कोई इनकम ही नहीं है या फिर जिसकी सैलरी कम है उसको भी 10 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि उस सैलरी के बेसिस पे कि आपकी अगर सैलरी ज़्यादा है तो आपको मैगी महंगी पड़ेगी, अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको मैगी सस्ती पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। मैगी का जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट है। मैगी का प्राइस इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन हु इज एक्चुअली परचेजिंग द मैगी और इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम who is purchasing the Maggi, right? So it does not depend upon the income actually. तो जो goods का जो प्राइस है वो तो वही रहा, ठीक है। ये जो यानी जो सेल्स टैक्स लगा वो तो वही लगा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स सेम और इट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। इसको हम फ्लैट टैक्स भी कहते हैं। वाई फ्लैट? बिकॉज इसका फ्लैट रेट है, सब पे एक ही रेट लगेगा, ठीक है। चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सैलरी कम है सैलरी ज़्यादा है सैलरी नहीं है, आप नॉन अर्निंग है, कोई बच्चा भी लेने जाएगा तो उसको भी उतने की ही, मतलब वो जो गुड है वो उतने का ही पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? तो यानी कि ये जो है ये फ्लैट टैक्स है, ये प्रोपोर्शनल टैक्स है, तो प्रोपोर्शनल टैक्स है ये, ठीक है, समझ आ गया। और ये इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा, ओके। नाउ व्हाट इज दैट, ये अभी मैं आगे आपको ये समझाऊंगी व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस, व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिग्रेसिव टैक्स। अब प्रोग्रेसिव समझ में आ गया, पहला जो हमने प्रोग्रेसिव किया यानी कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना है, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स कम पे करना है। प्रोपोर्शनल मतलब कि कांस्टेंट है, सेम है फॉर एवरीबडी, ठीक है। उसके लिए आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम आपका जो टैक्स परसेंटेज है वो कांस्टेंट या सेम रहेगा।
थर्ड वन इज रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब है कि जो टैक्स परसेंटेज है वो डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, कि अगर आपकी इनकम जो है, रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा है, इफ़ योर इनकम इज़ हाई, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको टैक्स जो है वो कम पे करना है, ओके। और अगर आपकी जो इनकम है, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको टैक्स जो है वो ज़्यादा पे करना है। ये मतलब होता है रिग्रेसिव, यानी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव जो है आपस में ऑपोजिट होते हैं, ऐसा आपने याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया, ओके। अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने जो टैक्स की जो क्लासिफिकेशन पढ़नी है दैट इज स्पेसिफिक टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स। नाउ व्हाट आर दीज? सी, स्पेसिफिक टैक्स इज स्पेसिफिक मतलब कि which is actually levied on you would say कि जिस पे आपको स्पेसिफिक किसी यूनिट पे आप जब जो है जब जो टैक्स जो है वो स्पेसिफिक यूनिट पे जो लगता है उसको कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। स्पेसिफिक साइज पे लगेगा, रादर इट इज़ बेस्ड अपॉन द वैल्यू। ये वैल्यू पे नहीं लगेगा, जो स्पेसिफिक टैक्स है ये किस पे लगेगा? ये लगेगा ईच गुड पे, ईच यूनिट ऑफ गुड पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखिए क्या है कि ये जो स्पेसिफिक टैक्स है ये क्या लगता है, ये क्वांटिटी पे लगता है, आप कह सकते हो क्वांटिटी पे लग सकता है, या वेट पे लग सकता है, या हाइट पे लग सकता है, ठीक है। सपोज आपने आइसक्रीम खरीदनी है, ठीक है, तो आइसक्रीम के कप्स हैं बड़े सारे, ठीक है, वी हैव सपोज आइसक्रीम के कप्स हैं, 5 कप्स हैं, ठीक है। तो 5 कप्स जो हैं तो हर एक यूनिट पे, इन 5 कप्स की हर यूनिट पे जो है टैक्स लगेगा। इस पे एक टैक्स लगेगा, इस पे टैक्स लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा। 5 यूनिट्स ऑफ कप्स पे टैक्स लगेगा यूनिट वाइज। हम बोलेंगे 5 यूनिट्स ऑफ कप हैं। ये कितने कप्स हैं? 5 आइसक्रीम के कप हैं। तो इन 5 यूनिट्स पे जो है बेस्ड अपॉन यूनिट्स, बेस्ड अपॉन क्वांटिटी, तो यहाँ पे किस पे टैक्स लगा? बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी टैक्स लगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। उसका ऑपोजिट होता है एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स में बेसिकली क्या होता है, इसमें वैल्यू पे टैक्स लगता है। वैल्यू का क्या मतलब हुआ? आप ऐसे समझिए इसको, जिससे आपको याद रहेगा। आप समझिए कि जितनी उसकी मनी वैल्यू होगी ना, उतना उस पर टैक्स लगेगा, जितनी उसकी मनी वैल्यू होगी, ठीक है। अब जैसे कि आइसक्रीम की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 5 यूनिट्स, एक्चुअली इट डिपेंडेड कि टैक्स जो है वो कैसे लगेगा, कि यूनिट्स जो है वो 5 यूनिट्स हैं आइसक्रीम कप्स के, तो आपको 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कप्स पे टैक्स लगेगा। लेकिन वैल्यू का मतलब है कि अगर सपोज वो 5, अगर 10-10 रुपये का वो एक कप हुआ, ठीक है, तो 50 रुपये के कप हो गए, वो 50 रुपीज़ के आइसक्रीम कप्स हो गए। इस 50 रुपये पे जो, यानी कि इसकी वैल्यू पे, ठीक है, तो जब 50 रुपये पे जब टैक्स लगेगा उसको कहा जाता है एड वैलोरम टैक्स, ठीक है। एड वैलोरम टैक्स जो है ये स्पेसिफिक टैक्स से बेटर होता है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ द टैक्स पे लगता है, ओके। सो एड वैलोरम टैक्स इज डिवाइड एज द परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम, ठीक है। इट इज़ इम्पोज्ड ऑन एंड नॉट ऑन दी आइटम्स क्वांटिटी, साइज, वेट और अदर सच फैक्टर्स, ओके। तो जो स्पेसिफिक टैक्स है वो लगता है, ऐसे याद रखना आपने, स्पेसिफिक टैक्स जो है ये लगता है किस पे? ये लगता है क्वांटिटी पे, साइज पे, वेट पे, ठीक है, इन चीज़ों पे लगता है, यूनिट पे, कितने यूनिट ऑफ गुड है। लेकिन एड वैलोरम टैक्स जो है ये लेवाई होता है ऑन दी वैल्यू ऑफ द आइटम। ये इंपोज होता है किस पे? वैल्यू कितनी है आइटम की, ठीक है, वैल्यू क्या है, ओके। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको देखो, एड वैलोरम टैक्स में सपोज आपने कोई व्हाट आई वुड से इज, आपने शूज़ खरीदे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप शूज़ लेंगे, तो जो एड वैलोरम टैक्स है वो कैसे लेवाई होगा कि इस, सपोज ये 1000 रुपये के शूज़ थे, कितने रुपए के शूज़ थे? 1000 रुपये के। तो इस वैल्यू पे जो टैक्स लगेगा, जब 1000 रुपये पे टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे एड वैलोरम टैक्स, ठीक है, रादर देन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द शूज़। अगर मैं बोलूँ कि ये शूज़ जो है 5 नंबर का है तो इस पर इतना टैक्स लगेगा, अगर ये शूज़ 6 नंबर का है तो इस पर इतना, 6 नंबर का शूज़ 5 नंबर से बड़ा होगा ना, तो उस पर तो हम लेंथ वाइज देख रहे हैं। अगर आप लेंथ वाइज टैक्स लगेगा, सपोज मैं बोलूँ कि शूज़ अगर 5 नंबर का है तो इतना टैक्स लगेगा, अगर शूज़ 6 नंबर का है तो इतना टैक्स लगेगा, अगर शूज़ 7 नंबर का है तो इतना टैक्स लगेगा। ये मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिक टैक्स की। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ ये जो शूज़ है ये 1000 रुपये का है और इस पर आपने टैक्स देना है, देन आई एम टॉकिंग अबाउट एड वैलोरम टैक्स, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। तो ये होता है स्पेसिफिक टैक्स और ये होता है एड वैलोरम टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में, जैसे अगर हम, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है
आपको देखने को मिलेगी कि जैसे इंडिया में हम क्या कहते हैं, सिगरेट्स की जब हम बात करते हैं तो सिगरेट की लेंथ पे डिपेंड करती है उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, डिपेंड्स अपॉन दी लेंथ ऑफ द सिगरेट, ठीक है। इंडिया के जो टैक्स सिस्टम है उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो होता है because it is based upon the size of a product, so that's why it is a specific tax, ठीक है। okay, coming upon to the next classification and these are the examples of indirect taxes. Indirect taxes क्या होते हैं अभी आगे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। which is the based upon classification is based upon production and consumption. okay, now what is this production and consumption? बहुत सिंपल है। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब हो गया, प्रोडक्शन टैक्स तब लेवाई होता है, तब इम्पोज होता है जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि विद इन अ फैक्ट्री। कहाँ प्रोड्यूस होंगी? एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो जब एक फैक्ट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, या जहाँ पे भी एक गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोडक्शन हाउस में जहाँ पे भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है कौन सा टैक्स लगेगा? वहाँ लगेगा आपका प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजप्शन टैक्स। कंजप्शन टैक्स का मतलब है, कंजप्शन टैक्स तब लगेगा जब ये गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम जहाँ पे हो रही होंगी, ठीक है। जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रही होंगी वहाँ पे कंजप्शन टैक्स लगेगा, और जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होंगी वहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स लगेगा, ठीक है। यानी एक फैक्ट्री में जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हो तो वहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स लगेगा। जब फाइनल जो प्रोडक्ट जो है जब वो कंज्यूम होगा या फिर जब वो परचेज होगा, फाइनली जो कंज्यूमर है, फाइनली जो कस्टमर है, हम हैं, मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है, आप कंज्यूमर है, कस्टमर हैं, आप रिटेल शॉप में जाएंगे, जब आप रिटेलर से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो दैट इज़ द कंजप्शन टैक्स, ठीक है। वहाँ पे कंजप्शन टैक्स इम्पोज होगा। समझ आ गया? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज सरचार्ज एंड सेस, ठीक है। दो और टैक्सेस हम पढ़ते हैं, वन इज सरचार्ज एंड अदर इज सेस, ठीक है। अब ये सरचार्ज और सेस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए, सरचार्ज और सेस किसे कहते हैं? सरचार्ज क्या है? सरचार्ज बेसिकली है एक एक्स्ट्रा फी या एक एक्स्ट्रा टैक्स आप कह सकते हो, और इसको आप टैक्स ऑन टैक्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली सरचार्ज और सेस जो है ये दोनों ही टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, ऐसे याद रखना। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनकी जो कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन सरचार्ज एंड सेस, दैट इज बोथ टैक्सेस आर एक्चुअली टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। ये जो दोनों टैक्स हैं, सरचार्ज और सेस जो हैं, ये जो दोनों टैक्सेस हैं, ये टैक्स के ऊपर फर्दर टैक्स लगता है इसके ऊपर, ठीक है। अब कैसे होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, जब फॉर एग्जांपल सरचार्ज क्या है, इट इज़ लेवाइड और यू वुड से इट इज़ एन एक्स्ट्रा फी, ठीक है। ओके, ये ऐसी मनी है जो कि जब भी यूनियन गवर्नमेंट को लगे कि फॉर सर्टन कॉज जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है सरचार्ज इस पर लगा सकती है। लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो सरचार्ज है इट इज़ इम्पोज्ड टू, और यू वुड से कि जिनका जो इनकम है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर किसी की इनकम ज़्यादा है, आप कह सकते हो कि जैसे अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं, ठीक है, या हाई इनकम स्लैब्स में जैसे जो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वेरी हाई इनकम स्लैब में जो लोग फॉलो करेंगे, तो वो क्या पे करेंगे? सरचार्ज पे करेंगे। और ये जो सरचार्ज है ना, ये हम देखेंगे कि ये क्या होता है कि ये टैक्सेबल जो आपकी बेसिकली जो आप टैक्स पे कर रहे हैं ये उस पे लगता है, ये टोटल टैक्स पे नहीं लगता, ठीक है। ये किस पे लगता है? सपोज आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम है, एक तो होगी जो आपकी टोटल इनकम है, ठीक है, जो आपकी टोटल इनकम है, एक हो गया जो आपने टैक्स पे करना है, ठीक है। अब सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपकी जो इनकम है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। कितनी है? 10,000 रुपीज़ है। ओके, आपने जो टैक्स पे करना है, फॉर एग्जांपल वो पे करना है 500, ओके, टैक्स आपने पे करना है 500, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल, ठीक है। तो आपने जो टैक्स है वो 500 पे करना है। अब इसमें जो सरचार्ज है वो इस 10,000 पे नहीं लगेगा, सरचार्ज जो है वो इस 500 पे लगेगा, ठीक है। जो सरचार्ज है वो किस पे लगता है? जो आपकी जो इनकम, जो आप टैक्सेबल इनकम है, जो आप टैक्स जो वो पार्ट ऑफ इनकम जिससे आप टैक्स पे कर रहे हैं, ये उस टैक्स पे लगता है, सरचार्ज जो होता है, ठीक है। और ये किस पे लगता है? सब पे नहीं लगता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 लाख से नीचे तो एग्जम्प्टेड है, टैक्स पे ही नहीं करना होता है 2.5 लाख से नीचे, ठीक है। ओके, तो खैर 2.5 लाख का स्लैब तो सबसे मतलब आप कह सकते हैं लोअर स्लैब है। कि जो सरचार्ज है ये अल्ट्रा वेल्दी कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं, जिनकी हाई इनकम स्लैब्स होती हैं, उन पे ये लेवाई होता है, ठीक है।
और सरचार्ज में से जो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जनरेट करेगी वो कहाँ जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, इट इज़ वन ऑफ द अकाउंट और वन ऑफ द फंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो वी हैव 3 फंड्स इन टोटल, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके आप देख सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी में ही मैंने फंड्स ऑफ और अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताया हुआ है, जिसमें मैंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो 3 फंड्स हैं इंडिया के, उनको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो इसका जो रेवेन्यू है सरचार्ज का, ये कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। इनफैक्ट अगर मैं सेस की बात करूँ तो सेस जो है ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रेवेन्यू जाता है इसका, ठीक है। अब देखिए सरचार्ज है या सेस है, इनका क्या मतलब है, दोनों टैक्स ऑन टैक्स हैं। सरचार्ज जो है ये किस पे लगता है, ये उन लोगों पे लगता है जिनकी हाई इनकम टैक्स स्लैब है, या फिर जो बहुत वेल्दी लोग हैं, जिनकी अल्ट्रा वेल्दी मतलब अल्ट्रा वेल्दी जो लोग हैं, उन पे आप कह सकते हो सरचार्ज लगता है। सेस किसके लिए होता है, सेस क्या है, देखिए सेस का मतलब होता है कि कोई शॉर्ट, गवर्नमेंट का कोई शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सेस चार्ज करती है, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन सेस हो गया, जैसे कि स्वच्छ भारत सेस हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ एक्स्ट्रा, और ये तब तक ही सेस लगता है जब तक गवर्नमेंट का वो ऑब्जेक्टिव पूरा ना हो जाए, या फिर जब तक वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरा ना हो जाए। एक बार जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अकम्प्लिश हो गया, फुलफिल हो गया, तो उसके बाद ये जो सेस है ये ख़त्म हो जाता है, ये टैक्स जो है, सेस टैक्स जो है ये गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। ये होता है। तो सेस बेसिकली क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी आई है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, उसके ऊपर जो है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ने मिशन जो है लॉन्च किया कि स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत सेस जो है वो चुकाना पड़ता था लोगों को हर प्रोडक्ट के साथ, मतलब जहाँ पे भी, ठीक है, जैसे सर्विस टैक्स के साथ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये कोई प्रोजेक्ट जो है स्पेसिफिक जब वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद इस सेस टैक्स को हटा दिया जाता है। ओके, समझ आ गया। सेस टैक्स जो है इसका जो रेवेन्यू गवर्नमेंट जो जनरेट करती है, ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सेस। यहाँ पे मैंने सेस डिस्क्राइब किया है कि सेस किसे कहते हैं। तो देखिए सेस क्या है, ये जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन टैक्स विद स्पेसिफिक पर्पसेस टिल द टाइम द गवर्नमेंट गेट्स एनफ मनी फॉर दैट पर्पज। जब गवर्नमेंट को एनफ मनी, एनफ फंड्स जो है जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए सेस इज जनरली एक्सपेक्टेड टू बी चार्ज अंटिल द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट पर्पस एंड बिकम्स डॉर्मेंट आफ्टर द पर्पज इज फुलफिल्ड। जब पर्पस फुलफिल हो जाता है तो इस सेस, ये जो सेस है ये डॉर्मेंट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सेस के एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि रोड सेस है, कोई स्पेसिफिक रोड डेवलप करना है, या क्लीन एनर्जी सेस है, स्वच्छ भारत सेस है, ठीक है। तो सेस रेवेन्यू जो है ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, लाइक सरचार्ज। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने की टैक्स की, ठीक है, जैसे कि प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव, स्पेसिफिक, एड वैलोरम, इनकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा अच्छे से। प्रोडक्शन टैक्स, कंजप्शन टैक्स, सरचार्ज और सेस। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने टैक्स में आगे फिर फर्दर, अब इसी की ही डिस्कशन जो है वो आगे चलने वाली है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हमारी चलने वाली है कि बताइए जी फर्दर जो टैक्स की जो क्लासिफिकेशन है, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, ये क्या है। नाउ वी हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे डायरेक्ट टैक्स में आप सबने काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल हम सबको पता है इनकम टैक्स, ठीक है, क्या है, इनकम टैक्स जैसे एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है विच इज़ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे पढ़ना है, जीएसटी अच्छे से एक्सप्लेन करा के मैं आपको बताऊंगी, इनकम टैक्स सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सारा जो है ये बेसिकली क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए पहले देखिए ये फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्सेस जो हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ओके, अब इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जो टैक्सेस हैं, ये एक कुछ टैक्सेस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लेवाई करती है, वो इम्पोज करती है। कुछ टैक्सेस जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट लेवाई करती है, ठीक है। कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, कुछ स्टेट करती है। ओके, अब जैसे कि सेंटर की अगर मैं डायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो सेंटर जो है वो कौन कौन से टैक्सेस लेवाई करती है, दैट इज पर्सनल। अब ये है क्या डायरेक्ट टैक्सेस, अभी मैं आगे डेफिनेशन बताती हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पर्सनल इनकम टैक्स, वी हैव कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जिसको हम कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहते हैं, वी हैव मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खैर अब एबॉलिश हो गया हुआ है, ठीक है, और एंड इट इज़ बीन इंक्लूडेड इन इनकम टैक्स ओनली। कैसे हुआ है अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। देन वी हैव सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सारे टैक्स अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। देन वी हैव इक्वलाइजेशन टैक्स, ठीक है। ओके,
तो इक्वलाइजेशन टैक्स को गूगल टैक्स भी कहा जाता है। तो ये सारी जो टैक्सेस हैं ये अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कौन से डायरेक्ट टैक्सेस लेवाई करती है? फॉर एग्जांपल वी हैव लैंड रेवेन्यू, वी हैव प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो सेंटर जो है ये कौन से टैक्सेस को लेवाई करती है? वी हैव गुड्स एंड दिस CGST, ठीक है, विच वी हैव सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। देन वी स्टेट जो है वो कौन से टैक्स को लेवाई करती है? तो ये सारे टैक्सेस जो हैं इंडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे स्टैम्प ड्यूटी है या SGST है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये सारे हम एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भाई ये डायरेक्ट टैक्स क्लासिफिकेशन तो हमने देख ली, बट ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि मैम जो डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो हैं जो कि डायरेक्टली एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पे करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्टली पे होते हैं। वेरी राइट, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा और इसकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी और समझते हैं। नो डाउट डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि एक इंडिविजुअल डायरेक्टली खुद पे करेगा टू द गवर्नमेंट, ठीक है। बट इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। देखिए, दो वर्ड्स हैं, एक है इंसिडेंस और एक है इम्पैक्ट, ठीक है। क्या है? दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, एक है इंसिडेंस और एक है इम्पैक्ट। अब ये इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, इंसिडेंस का मतलब होता है, आप कहीं अपने नोट्स में इसको एडिशनल लिख सकते हैं। इंसिडेंस का मतलब होता है वो पर्सन, देखिए टैक्स कौन देगा, ये हमने बिगनिंग में किया था कि टैक्स क्या है? टैक्स एक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि कोई इंडिविजुअल पे करेगा या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी, ठीक है। अब वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वंस अगेन आई विल राइट अगेन, अगर कोई पर्सन, ओके, देखिए पर्सन है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टैक्स पे करेगी, ठीक है, जो जिसके ऊपर बर्डन होगा टैक्स पे करने का, पर्सन या फिर किसी बिजनेस एंटिटी पे यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जब बर्डन होगा टू पे टैक्स, क्या होगा? बर्डन होगा टू पे टैक्स, जिस पे बर्डन होगा कि भाई आपने टैक्स पे करना है, उसको बोलेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या बोलेंगे? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। और इम्पैक्ट किसको बोलेंगे? जिसने वो टैक्स सबमिट करना है, ठीक है। एक हो गया कि जिसके ऊपर बर्डन है कि भाई तुमने टैक्स पे करना है, ठीक है, किसी के ऊपर बर्डन है टैक्स पे करने का, जिसने वो टैक्स चुकाना है, बर्डन है, ठीक है, टैक्स पे करने का। एक है कि जो वो टैक्स सबमिट करेगा, एनी पर्सन, अगेन एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन हु विल सबमिट द टैक्स विद द गवर्नमेंट, उसको कहा जाएगा इम्पैक्ट। होपफुली आई एम क्लियर, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो इंसिडेंस है टैक्स का, यानी कि जो बर्डन है टैक्स का, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स यानी कि जो सबमिट करेगा टैक्स, वो सेम पर्सन होगा। दैट विल बी दी वन सिंगल इंडिविजुअल, वन पर्सन और वन एंटिटी। जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है, जो इनकम कमाएगा, ठीक है, जो इनकम कमाएगा उसी के ऊपर बर्डन है टैक्स पे करने का, और वही सबमिट भी करेगा अपना टैक्स गवर्नमेंट के पास, ठीक है। इनकम टैक्स क्या होता है कि कोई जो भी सैलरी ले रहा है, कोई भी इंसान, ठीक है, कोई इंसान जो है जब वो सैलरी ले रहा है या वो कहीं से कोई रेवेन्यू उसको जनरेट हो रहा है, वो कहीं से इनकम उसकी आ रही है, तो वो जो, ठीक है, किसी को किसी सोर्स से इनकम आ रही है, ओके, तो उसका जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है यानी कि जो उसका बर्डन ऑफ टैक्स है और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स यानी जिसने सबमिट करना है, वो सेम पर्सन है, ठीक है। अब ओके, अब सपोज मैंने इनकम टैक्स पे करना है, मेरी इनकम है, ठीक है, मुझे इनकम टैक्स पे करना है, तो मेरी इनकम जो मैंने इंडिविजुअली जो पे करनी है, वो मेरी जगह कोई और तो पे नहीं कर सकता, ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड वगैरह जाके तो पे नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब ही कैन नॉट और शी कैन नॉट पे माई इनकम टैक्स, ठीक है। तो मेरा इनकम टैक्स जो है वो मैं ही पे करूँगी। तो इंडिविजुअल का जो इनकम टैक्स है वो वही पे करता है, वो उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं होता है। तो डायरेक्ट इनकम टैक्स में जो बर्डन ऑफ टैक्स जो है दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन एनीबडी एल्स, ठीक है, वो उसी को पे करना होता है, तो यानी कि डायरेक्ट है, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स आर दोज विच आर पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और बाय ऑर्गेनाइजेशन टू द इम्पोजिंग एंटिटी। इम्पोजिंग एंटिटी कौन है? हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ टैक्स पेयर पेज डायरेक्ट टैक्स, ओके, for example, a taxpayer pays direct tax to the government for different purposes like income tax, property tax, etc. तो आगे डायरेक्ट टैक्सेस के हमने काफ़ी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, कैपिटल गेन टैक्स है, एट्सेट्रा। तो वो सारी जो है वो क्या है, वो आप कह सकते हो कि दे आर द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होता है और रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को,
ठीक है ना। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, मैंने बिगनिंग में बता दिया था कि मतलब आपकी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी आपका टैक्स भी इंक्रीज होगा। दैट इज टू एक्चुअली रिड्यूस द इनइक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का ये मकसद होता है प्रोग्रेसिव टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स समझ आ गया, जिसका इंसिडेंस और जिसका इम्पैक्ट जो है ऑन द सेम पर्सन रहेगा। ओके, नेक्स्ट वी है व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब जो बर्डन है, इंसिडेंस का मतलब याद रखना है हु विल बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स, ठीक है। तो जिसके ऊपर बर्डन है हु विल बेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स यानी कि इंसिडेंस, एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स यानी कि हु विल सबमिट द टैक्स आर डिफरेंट एंटिटीज, दे आर द डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। ओके, वो क्या है, वो डिफरेंट एंटिटीज हैं। ऑल राइट, समझ आ गई बात। ओके, now incidence or the one bearing the burden of the tax, and that is the consumer, and the impact the one actually submitting the tax are two different entities। अब देखिए कि क्या होता है बेसिकली, इसमें इनडायरेक्ट में समझने की बात है कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट का क्या मतलब है। अब देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली, हु विल बेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स, अल्टीमेटली इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हु विल बेयर द बर्डन, द कंज्यूमर और द कस्टमर विल बेयर दिस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में सपोज खाना खाने गए, ठीक है, यू गो टू सम रेस्टोरेंट और आपने खाना खाया वहाँ पे, ठीक है, तो आपने सर्विस टैक्स दिया वहाँ पे, ठीक है, सर्विस टैक्स दिया। अब अल्टीमेटली ये जो सर्विस टैक्स है ये आपने दिया, यानी कि इंसिडेंस आप हो, जो बर्डन जो है टैक्स का वो आपके ऊपर लगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ा देती है, सर्विस टैक्स सपोज गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो ये जो टैक्स लगा है, या आजकल तो खैर जीएसटी ही लगता है, ठीक है, तो ये जो है ये बर्डन किसके ऊपर आया, कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर। लेकिन अब वो जो टैक्स है वो सबमिट किसने करना है गवर्नमेंट के पास, वो होटल वाले ही सबमिट करेंगे ना, या जो रेस्टोरेंट वाले, ठीक है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने जीएसटी तो आपने पे किया, आपने खाने का आपने पे किया, ठीक है, एज अ कंज्यूमर आपने जो है वो जीएसटी पे किया, ओके। लेकिन आपने किसको पे किया, क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया, नहीं, आपने किसको पे किया, उस रेस्टोरेंट अथॉरिटी को, उस बिजनेस एंटिटी को विच वॉज अ रेस्टोरेंट, आपने वहाँ पे उस रेस्टोरेंट को जो है जो टैक्स पे किया, ठीक है। लेकिन वो टैक्स आगे फर्दर गवर्नमेंट को कौन सबमिट करेगी, वो रेस्टोरेंट सबमिट करेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इम्पैक्ट जो है टैक्स का वो किस पे पड़ा, रेस्टोरेंट पे, लेकिन इंसिडेंस टैक्स का किसने पे किया, आपने, यानी कंज्यूमर ने, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स में कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट इज ऑन डिफरेंट पीपल। तो बेसिकली इंसिडेंस ऑफ टैक्स किस पे होगा, कंज्यूमर पे, और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किस पे होगा, उस बिजनेस एंटिटी पे, उस इंडिविजुअल पे भी हो सकता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पे करेगी। तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स है, कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ये टैक्स सबमिट नहीं कर रहा है। देखिए और भी बड़े सारे एग्जांपल हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। आप कोई भी गुड खरीदो प्रोडक्ट से, तो बेसिकली हमें ऐसे लगेगा कि भाई अगर मतलब आप जैसे सपोज स्टूडेंट्स हैं, सपोज आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई इनकम नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या कोई अगर इनकम है तो बहुत छोटी, बहुत लेस इनकम है जो टैक्सेबल इनकम में नहीं आती, तो आपको लगेगा कि हम तो टैक्स देते ही नहीं हैं। बट हम टैक्स देते हैं, हम सभी टैक्स देते हैं, हम सभी इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, ठीक है। हमने आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिया, आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, आप उस पर भी टैक्स पे कर रहे हैं। आप एक पेन खरीद रहे हैं, 5 रुपये का 10 रुपये का पेन खरीद रहे हैं, उस पर भी आप टैक्स पे कर रहे हैं। आप नोटबुक खरीदी आपने बाजार से, उस पर भी आपने टॉफ़ी खरीदी, चॉकलेट खरीदी, तो हर चीज़ पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, बट दैट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। यू डोंट पे टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास सबमिट नहीं कर रहे, दैट वी डू इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, वो आप नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जो है वो आप सबमिट कर रहे हैं टैक्स, ठीक है। वो इनडायरेक्टली आपने वो किसको दे दिया, टैक्स जो है वो किसके पास जाएगा, फाइनली जो प्रोडक्शन हाउस है उसके पास जाएगा, और फिर जो बिजनेस एंटिटी है उसके पास जा रहा है, वो फिर सबमिट कर रहा है टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास। दैट मीन्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट। तो इंसिडेंट ऑफ टैक्स कौन है, कंज्यूमर के पे पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किस पे पड़ा, उस बिजनेस एंटिटी पे पड़ा जो सबमिट कर रहा है वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाके। होपफुली आई एम क्लियर, ओके। नाउ सी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जो है इट विल बी कलेक्टेड एक्चुअली बाय द इंटरमीडियरी, जैसे कि रिटेल स्टोर जो है वो कलेक्ट करेगा फ्रॉम द पर्सन हु बेयर्स द अल्टीमेट इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द टैक्स, जैसे कि कंज्यूमर को अल्टीमेटली जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो किसको बेयर करना पड़ता है, कंज्यूमर को बेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ जीएसटी, जैसे गुड्स और सर्विस टैक्स के केस में बेयर तो कंज्यूमर को करना पड़ेगा, लेकिन वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जो है ये आप कह सकते हो कि सबमिट नहीं कर रहा है टैक्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ देखिए यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या है।
नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये ऑलरेडी हम ये डिफरेंसेस जो हैं, जब हमने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा उसमें हमने काफ़ी ये पढ़ लिया, बट अब इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए पहले तो मीनिंग हमें पता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो रेफर होता है वो टैक्स जो कि लिवाई होगा किसी पर्सन के इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, जो कि डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पे करेगा, यही हमने पढ़ा था। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये क्या करेगा, ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, इनडायरेक्टली, ठीक है। इट इज़ लिवाइड ऑन अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विस, ये कंज्यूम जो कि कंज्यूम करेगा गुड्स और सर्विस उस पर पे किया जाता है, ठीक है। नेचर अगर हम देखें तो अगर हम देखें डायरेक्ट टैक्स जो है ये मोर प्रोग्रेसिव है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है इट इज़ मोर रिग्रेसिव। ना व्हाई इट इज़ मोर रिग्रेसिव, इसको क्यों कहा गया है? वैसे तो रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, हमने बिगनिंग में पढ़ा कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको टैक्स कम पे करना है। तो बेसिकली इसको रिग्रेसिव क्यों कहा गया है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को? क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, लेकिन टैक्स का रेट फिक्स है। अब टैक्स का रेट फिक्स होने की वजह से अगर सपोज कोई गरीब इंसान है उसको भी सपोज किसी चीज़ पे 100 रुपये टैक्स देना है, कोई अमीर इंसान है उसको भी किसी चीज़ पे 100 रुपये टैक्स देना है, सेम टैक्स देना है। इनडायरेक्ट टैक्स में तो सब सेम देते हैं, ठीक है, सेम टैक्स देते हैं। तो अब ये 100 रुपये गरीब के लिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके लिए ज़्यादा है, उसके लिए मायने रखेंगे, बट कोई अमीर होगा ही वुड नॉट केयर स्पेंडिंग 100 रुपीज़। तो दैट्स वाई कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव है इन नेचर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम टैक्स पे करना पड़ेगा चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, ओके। नाउ वी हैव इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मैं आपको अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे जो है सेम पर्सन पे फॉल करता है, यहाँ पे डिफरेंट पर्सन पे फॉल करेगा या डिफरेंट एंटिटीज़ पे फॉल करेगा, ठीक है। टैक्स बेस की बात करें तो यहाँ पे इनकम एंड वेल्थ, जो डायरेक्ट टैक्स है यहाँ पे इनकम और वेल्थ जो है ऑफ असेसी जो कि पे करेगा वो देखा जाएगा, और यहाँ पे इट फॉल्स ऑन द डिफरेंट पर्सन। नाउ हाउ इट इज़ फॉलिंग ऑन द डिफरेंट पर्सन, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस इटसेल्फ, जहाँ से वो प्रोडक्ट जो है वो निकला है, उसके बाद फिर बीच में इंटरमीडियरीज आ गई हैं, ठीक है, वेयर हाउसेज आ गए हैं, वेयर हाउस के बाद फिर रिटेल स्टोर जो है वो आ गए हैं। तो डिफरेंट एंटिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इवेजन। इवेजन जो है टैक्स इवेजन, ये डायरेक्ट टैक्स है। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इवेजन इज पॉसिबल, बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इवेजन इज हार्डली पॉसिबल, ओके। अब ये क्या है, देखिए टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स की चोरी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से कि आप अपनी इनकम को हाइड कर दो, ठीक है, इनकम बताओ ही नहीं, इनकम हम अगर इनकम शो ही नहीं करें, ठीक है, वो रीज़न हो सकता है, ओके। या फिर फॉल्स रिटर्न्स भर दें हम, अगर फॉल्स रिटर्न्स भर दें, ठीक है, फॉल्स सेविंग्स दिखा दें, तो उस केस में दैट इज़ द टैक्स इवेजन इज़ पॉसिबल, ठीक है। और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस में ही इंक्लूड होता है, गुड्स और सर्विसेज के अंदर ही इनडायरेक्ट टैक्स जो है ऑलरेडी एमलगमेटेड होता है, ऑलरेडी इसी में एसिमिलेटेड होता है गुड्स और सर्विसेज के अंदर। सो दैट्स वाई इसकी इवेजन जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन को जो है डायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्टली कंट्रोल करने में मदद करता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है इट पुशेस अप द प्राइस इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स पुशेस अप द प्राइस इन्फ्लेशन, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो दैट्स वाई इट पुशेस अप द इन्फ्लेशन, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो है हेल्प कैसे करेगा कंट्रोल करने में इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाए, अगर सपोज जो डायरेक्ट टैक्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकम टैक्स की बात करती हूँ, डायरेक्ट टैक्स में जैसे मैं इनकम टैक्स की बात करती हूँ या किसी और टैक्स की बात कर सकते हो, अगर इनकम टैक्स की बात करूँ तो अगर सपोज जो टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर देती है गवर्नमेंट, तो इसकी तो एक्चुअली क्या कहा जाता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना उसको इलास्टिक कहा जाता है। इलास्टिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर टैक्स में डिफरेंस आता है तो मार्केट में डिफरेंस बहुत जल्दी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर सपोज गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के पास जो इनकम होगी स्पेंड करने के लिए वो कम होगी। अब अगर लोगों के पास इनकम स्पेंड करने के लिए कम होगी तो लोग जो है वो कम डिमांड करेंगे, ठीक है, लोग जो है कम डिमांड करेंगे। जब लोग कम डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स की तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो नहीं मिलता है, ठीक है, ओके। इम्पोजिशन और कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इम्पोज ऑन कलेक्टेड फ्रॉम द एसएससी, डायरेक्ट जो एसएससी है वो पे करते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स पे करते हैं, ऑब्वियसली इंडिविजुअल कोई भी, मैं आप कोई भी, हम सारे इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर हम इनकम टैक्स नहीं भी पे करें तो आप अपनी आईटीआर फाइल फिर भी कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न आप फिर भी फाइल कर सकते हो। आपकी अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है तो फिर भी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, ठीक है, सबको एज अ सिटीजन सबको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, विच इज़ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। आपकी मर्जी है वैसे फाइल करें नहीं करें, बट सबको इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करनी चाहिए। उसमें हम अपनी इनकम उसमें जीरो शो करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इट क्रिएट्स अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ओके। अच्छा,
खैर वो तो अलग बात रही। देन वी हैव हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज़ HUF। अब देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है, या फिर कंपनी है, फर्म है, एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं यहाँ से डायरेक्ट टैक्स जो है वो इम्पोज होता है, ठीक है। अब अगर मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करूं तो बेसिकली क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को सिंगल एंटिटी माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगल एंटिटी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज बेसिकली आर द जॉइंट फैमिलीज जिनकी जॉइंट टैक्स जो है वो देखा जाता है, मतलब जॉइंट इनकम देखी जाती है, फिर उसके ऊपर टैक्स इम्पोज होता है। तो इतना आसान नहीं है, इसमें भी बड़ी सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पूरी जॉइंट फैमिली की इनकम देके फिर उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। हाँ, इससे टैक्स की काफ़ी बचत हो सकती है अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अगर शो ऑफ किया जाए, ठीक है। बट इसमें भी बड़ी सारी कंडीशंस है, फिर उनका एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, फिर जॉइंट पैन नंबर होना चाहिए, फिर जिसके ऊपर टैक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इम्पोज्ड, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट पेड एंड डिपॉजिटेड बाय द SSC। इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बर्डन की बात करें तो ऑफकोर्स जो अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका इंडिविजुअल का इनकम है उसी को वो इनकम टैक्स जो है वो पे करना होता है। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो ऑफकोर्स जो बर्डन है वो शिफ्ट होता है, और किस पे शिफ्ट होता है? फाइनली तो कंज्यूमर पे शिफ्ट होता है। वैसे तो इसमें बड़े सारे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हाउस से निकला तो वेयर हाउसिंग के पास गया, फिर वहाँ पे भी टैक्स लगेगा, वेयर हाउसिंग के पास गया तो रिटेलर के पास गया, वहाँ पे भी टैक्स लगेगा। तो यहाँ इसका जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स का वो शिफ्ट होता है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है आज के लेक्चर में हमने समझा, ओके। तो यहाँ तक रखेंगे आज का लेक्चर जो है, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें समझी, जिसमें हमने कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस की हमने बेसिकली बात की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने बेसिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमने किया, और उसके बाद देन वी डिड विद द डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो मैंने आपको जो बिगिनिंग में नॉट दैट इन बिगिनिंग, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको टैक्स बताया था, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं और इनकी क्लासिफिकेशन जो है, ये कौन कौन से टाइप के जो टैक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली GST हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले जो है GST से पहले, GST तो इनडायरेक्ट टैक्स है, GST से पहले हम ये जो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्टेट के, सेंटर के, और उसके बाद देन वी विल शिफ्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अनदर लेक्चर ऑफ दिस। तो आप अच्छे से पढ़िए, तब तक आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।